तो बात होगी पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव पर ब्रेक। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टालने जा रहे हैं। शिवराज कैबिनेट ने इसका फैसला लिया है। मौसम की बात करें, लेकिन उसके साथ ही सीएम शिवराज की इसे लेकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने पंचायत चुनाव वापस लेने के अध्यादेश का प्रस्ताव उन्हें सौंपा। राज्यपाल की मोहर लगने के बाद आयोग पंचायत चुनाव प्रक्रिया स्थित करने का औपचारिक ऐलान कर सकता है। अब जो दिखाई दे रहा है, मुलाकात हुई है राज्यपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। हालांकि उनकी तरफ से मुलाकात के बाद कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन आज कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट में अध्यादेश वापस ले लिया गया। आपको याद होगा, अध्यादेश पारित हुआ था 2014 के आधार पर चुनाव होने का, पंचायत चुनाव का, लेकिन वो अध्यादेश वापस लिया है। उसके बाद प्रस्ताव पहुंचाया गया राज्यपाल महोदय के पास। अब राज्यपाल की औपचारिक प्रक्रिया पूरे होने के बाद इसे राज्य निर्वाचन आयोग के पास पहुंचाया जाएगा, जहां से संभावना यही जताई जा रही है कि आज राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को टाल सकता है। तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टाले जा रहे हैं, जो दिखाई भी दे रहा है। सुबह कैबिनेट की बैठक हुई है, लेकिन जरा हम सुनाते हैं आपको कि कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रियों ने क्या कहा, सरकार की तरफ से क्या कहा गया। 4 विंडो के जरिए आपको सुना देते हैं, देखिएगा किसका क्या कहना है। मैं अपने स्टैंड पे आज भी कायम हूं। ओमिक्रॉन के आ जाने के बाद मेरा स्टैंड मजबूती हुआ है अपने आप में कि इन परिस्थितियों में पंचायत चुनाव मेरी समझ में व्यक्तिगत रूप से नहीं हो रहा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर कटिबद्ध शुरू से ही थे कि ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग इससे वंचित रह सकता है। अध्यादेश को वापस किए बिना ओबीसी आरक्षण और डिलिमिटेशन नहीं किया जा सकता था, और आगे की प्रक्रिया निर्वाचन को सुनिश्चित करनी है। आज कैबिनेट ने वो अध्यादेश विड्रा कर लिया है। विड्रा करके हमने महामहिम गवर्नर महोदय को भेज दिया है। वहाँ से आयोग में जाएगा गवर्नर साहब की अनुमति के बाद, और इससे अब लगता है कि पंचायत के चुनाव रुकेंगे। चलिए, आप सुन रहे थे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को, पंचायत मंत्री महेंद्र सिसोदिया को और भूपेंद्र सिंह जी मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री। वो कह रहे थे कि प्रस्ताव पहुंचाया गया है, वहां से मोहर लगने के बाद फिर ये राज्य निर्वाचन आयोग के पास जाएगा। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार ने यह फैसला सुनाया, अध्यादेश वापस लिया, राज्यपाल से मुलाकात हुई मुख्यमंत्री की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने क्या कहा, जरा ये भी सुन लीजिए। आज उसी संकल्प पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारी कैबिनेट ने ग्रामीण निकाय चुनाव का, पंचायत चुनाव का जो ऑर्डिनेंस था, उस ऑर्डिनेंस को आज कैबिनेट ने रद्द किया है। और उस ऑर्डिनेंस पर जो निर्णय किया, उस निर्णय को महामहिम राज्यपाल जी को भेजा। उस पर महामहिम राज्यपाल जी और इलेक्शन कमीशन अब उस पर निर्णय करेगा। लेकिन मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि ये चुनाव ओबीसी हमारे जो अपने अधिकारों से वंचित हो रहे थे, सबके साथ मिलकर के चुनाव हो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रयास है। चलिए, प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा कह रहे थे कि ऐसा प्रयास है कि ओबीसी के बिना ये चुनाव ना हो, और सरकार ने इसके लिए कदम भी बढ़ा दिए, प्रस्ताव भी पहुंचा दिया राज्यपाल के पास। अब राज्य निर्वाचन आयोग को तय करना, लेकिन होगा क्या। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भोपाल स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है। मनोज जी। जेपी धनोपिया है, वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। धनोपिया साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और चैतन्य भट्ट जी है, वरिष्ठ पत्रकार। अभी सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। लेकिन साथ ही हमारे सहयोगी आकर्ष भी जुड़ रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग से। सबसे पहले आकर्ष के पास ही चलते हैं और समझ लेते ताजा क्या है, क्योंकि राज्यपाल से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री के, उसके बाद क्या प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग पहुंच गया। आकर्ष आपसे ही समझना चाहूंगा, राज्यपाल से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री की, आप राज्य निर्वाचन आयोग में हैं और अब नजर सभी की राज्य निर्वाचन आयोग पर है। वहां क्या चल रहा है, क्या कोई इसको लेकर बैठक चल रही है, कितनी देर में कुछ नया देखने को मिल सकता है। आकर्ष।
मनोज जी, जल्द ही कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। जब से कैबिनेट में फैसला आया, जब से लगातार बैठकें राज्य निर्वाचन आयोग में चल रही हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से फैसला लिया गया है कैबिनेट ने कि जो अध्यादेश लाए गए थे, जिस बेस पर चुनाव हो रहे थे, अब उस अध्यादेश को ही सरकार ने विड्रॉल कर लिया है। उसको लेकर महामहिम के पास वो अध्यादेश ही पहुंचा दिया गया है। अब बस मुहर लगने की जरूरत है, और वो मुहर लगने के बाद एक चिट्ठी आएगी राजभवन से राज्य निर्वाचन आयोग। यहाँ पर आने के बाद जो पंचायत चुनाव हैं उनकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी निरस्तीकरण की। यही कारण है अभी तक वो चिट्ठी नहीं आई है। और किस तरीके से, क्योंकि ये पूरा जो पंचायत चुनाव का मामला है कोर्ट में भी चल रहा है मनोज जी, तो इसको लेकर विधि विशेषज्ञों से जो है राज्य निर्वाचन आयोग के जो आला अधिकारी हैं वो बैठक कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में भी रखना है। ऐसा कोई जल्दबाजी में वो फैसला नहीं ले सकते जिससे उन्हें सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगे, क्योंकि हम पिछले दिनों देख चुके हैं जब राज्य निर्वाचन आयोग जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो ओबीसी वाले मामले पर फटकार लगी थी। तब बोला गया था कि आप आग से खेलने का काम नहीं करिए, आप संवैधानिक संस्था हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं एक जिक्र और करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राज्य निर्वाचन आयोग से कि यदि चुनाव संविधान के तहत हो रहे हैं तो आप कराइए, लेकिन अब जिस बेस पर, जिस ऑर्डिनेंस के आधार पर चुनाव हो रहे थे, वही ऑर्डिनेंस अब सरकार ने विड्रॉल कर लिया है। मतलब बेस जो था वही अब नहीं रहेगा, तो चुनाव नहीं हो सकते, गैर संवैधानिक होंगे। यही कारण है कि हम कह सकते हैं जैसे ही राज्यपाल की मुहर लगेगी और वहां से चिट्ठी राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त के पास, बसंत प्रताप सिंह के पास पहुंचेगी, तो हम देख सकते हैं कि जल्द से जल्द फैसला हो जाएगा कि अब मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं होंगे, टाल दिए जाएंगे। चलिए आकर साहब बने रहिए, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं और सीधी बात मैं कर लेता हूं। पंकज जी, जैसा आकर्ष भी बता रहे हैं कि जैसे ही चिट्ठी पहुंचेगी उसके बाद वो दिखाई देगा, क्या माना जाए देर शाम तक ये निर्णय हो जाएगा? क्योंकि अब करना तो राज्य निर्वाचन आयोग को है, संवैधानिक पूरा मामला है, और इसीलिए आपने जो कदम उठाया आपकी सरकार ने वो दिखाई भी दे रहा है। पंकज जी देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार, संगठन, विधि, विधान, संविधान, संविधान के प्रावधान, सबके प्रति मान सम्मान आदर का भाव रखते हैं। और इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में जब विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये संकल्प पारित हुआ कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए बगैर पंचायती चुनाव नहीं कराना है, तो उसके वैधानिक प्रावधानों पर विमर्श प्रारंभ हुआ। और वैधानिक प्रावधान में ये वैधानिक बिंदु है कि जिस आधार पर परिसीमन आरक्षण का अध्यादेश जारी हुआ था, यदि सरकार उस अध्यादेश को वापस लेने की प्रक्रिया प्रारंभ करती है, महामहिम राज्यपाल महोदय यदि उस अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वो अध्यादेश का स्वरूप जो है पूर्णता को प्राप्त करेगा। और उसके बाद जब आपके पास आधार, यानी जिस नींव के आधार पर, जिस नींव पर चुनाव की पूरी योजना थी, वो यदि वो आधार, वो नींव नहीं रहेगा, तो मुझे लगता है कि राज्य निर्वाचन आयोग को फिर निर्णय लेते हुए उसको चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ेगा। पर जैसा मैंने आपसे आग्रह किया कि सरकार ने जो वैधानिक पक्ष, वैधानिक प्रक्रिया थी उसका पालन किया। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने आज निर्णय किया, माननीय राज्यपाल जी से आग्रह किया। राज्यपाल जी के अनुमोदन के उपरांत, स्वीकृति के उपरांत अब राज्य निर्वाचन आयोग को तय करना पड़ेगा। पर भारतीय जनता पार्टी सरकार का लक्ष्य बहुत स्पष्ट है मनोज जी। 27% आरक्षण के साथ हमने चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करी थी, पर कांग्रेस के ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच, जबलपुर, इंदौर की हाईकोर्ट बेंच, जबलपुर हाईकोर्ट, यानी 5 बार ये लोग हाईकोर्ट गए, 2 बार सुप्रीम कोर्ट गए। उसके चलते 27% आरक्षण से जो चुनाव प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ करी थी वो शून्य आरक्षण पर आ गई। और इसीलिए ये संकल्प पारित करना पड़ा और ये प्रक्रिया की तरफ विमर्श और रास्ता निकालना पड़ा कि 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिले। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन इस संकल्प पे प्रतिबद्ध है, और उसी प्रक्रिया के तहत मुझे लगता है कि जो वैधानिक मार्ग है वो मार्ग सरकार ने चुना है, और इस मार्ग के आधार पर अंतिम निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग को लेना। और मुझे लगता है कि शायद वो राज्यपाल महोदय की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, क्योंकि अब निर्णय महामहिम राज्य निर्वाचन आयोग को करना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जेपी धनोपिया साहब। ये अब मसला लगभग जब चुनाव की डेट सामने आई तभी से विवाद में आ गया चुनाव, और कहा यह गया कि आप लोग चले गए इसलिए चुनाव के ऊपर संकट के बादल आए। अब तो पूरी तरह बादल है और दिखाई भी दे रहा है चुनाव नहीं होंगे। हालांकि मैंने देखा कि विधानसभा में आपने भी एक साथ खड़े हो गए, दोनों पक्ष और विपक्ष, और वहां से संकल्प पारित हुआ। पर क्या आज जिस तरह से सरकार ने कदम उठाया है उसका कांग्रेस स्वागत करेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो पहले ही कहा था कि ये जो अध्यादेश जारी हुआ है ये गलत जारी हुआ है। 2019 के आरक्षण को, परिसीमन को और 1200 पंचायतों के अस्तित्व को खत्म करने का जो काम किया है, ये अध्यादेश ही गलत है। इस अध्यादेश के लिए कुछ लोग नाराज होकर माननीय उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में गए। कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं गई न्यायालय के अंदर। और मेरे भाजपा के बोल रहे हैं कि ओबीसी के संबंध में गए, तो ओबीसी के संबंध में एक भी कहीं पे नाम बता दें, कोई जगह बता दें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस दिन ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश किया
कि ओबीसी के मामले में किसी आरक्षण को सामान्य किया जाए, तब एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, राज्य निर्वाचन आयोग के वकील सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित थे। ये किसी ने भी इस बात को स्पष्टीकरण नहीं दिया, कोई विरोध नहीं किया, किसी ने किया। इनकी सहमति से वहां से आदेश हो गया। उसके बाद समझ में आया कि ओबीसी वर्ग बहुत नाराज हो रहा है, क्योंकि ओबीसी वर्ग भारतीय जनता पार्टी पहले ही चुनाव नहीं कराना चाहती थी, आज भी नहीं कराना चाहती थी, इसीलिए अध्यादेश वापस कर दिया। अध्यादेश वापस करने का तात्पर्य सीधे सीधा है कि अब निर्वाचन का जो बेस है वो खत्म हो गया है। जिस आधार पर निर्वाचन करने की बात कर रहे थे, वो निर्वाचन का बेस खत्म होने के बाद में साफ तौर पे अब राज्य निर्वाचन आयोग के पास मैं नहीं समझता कोई और विकल्प होगा सिवाय इसके कि चुनाव को स्थगित किया जाए, कैंसिल किया जाए। स्थगित भी नहीं किया जाए, चुनाव कैंसिल होंगे। ये पहली प्रक्रिया होगी, ये कैंसिल के रूप में होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी वजह बात के अध्यादेश निकाला, जनता को गुमराह किया, उन्हें मालूम था कि इससे किस तरह करें, और जब वो न्यायालयिक प्रक्रिया में उलझ के रह गया और ओबीसी के वर्ग के ऊपर उठानाघात हो गया, तब कांग्रेस पार्टी के साथ लोगों ने विरोध किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आशास्ती संकल्प पारित करवाया विधानसभा में, तब भी नहीं रुका चुनाव। तो फिर क्या हुआ, अब मजबूरी में उनको उस बिल्डिंग को ही गिराना पड़ा जिस बिल्डिंग के ऊपर छत डली हुई थी। बिल्डिंग गिर जाएगी, छत अपने आप गिर जाएगी। चलिए, जी जी जी, मैं समझता हूँ पंकज जी से, मुझे लग रहा है कि छत तो दोनों जगह से गिरती हुई नजर आ रही, जो स्थितियां दिखाई दे रही है। मेरे साथ चेतन भट्ट साहब भी जुड़े। चेतन जी, ये जो स्थितियां बन गई, एक तो पंचायत चुनाव को लेकर पहले ये हुआ कि पंचायत चुनाव होंगे, तारीखें घोषित हो गई, हालांकि अभी भी घोषणा नहीं हुई है कि चुनाव रोक दिए गए, पर जो दिखाई दे रहा है वो तो साफ नजर आ रहा है कि अब राज्य निर्वाचन आयोग को ये सुनाना ही होगा, जिस तरह की यदि हम पृष्ठभूमि समझ पा रहे हैं। पर क्या ये माना जाए कि इससे नुकसान किसको होगा? नहीं, देखिए मनोज जी, ये बात तो उसी समय तय हो गई थी जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि आप 27% आरक्षण कैसे दे सकते। जब सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय पीठ एक बार इस बात का निर्णय कर चुकी है कि किसी भी हालत में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, संविधान में भी समानता का अधिकार दिया गया है, उसके बाद भी हर सरकार इस तरह की नौटंकियां करती है। इसको मैं नौटंकी शब्द करूंगा। ये अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि साहब देखिए, हम लोग आपके कितने जड़े पैरोकार हैं, लेकिन क्या करें, कोर्ट के सामने हमारे हाथ बन जाते हैं। अगर इतना ही ओबीसी से प्रेम है या एससी एसटी से प्रेम है, तो अपने मंत्रिमंडल में आप 60% 70% ओबीसी को मंत्री बनाइए ना, आप विधायकों को टिकट दीजिए ना। ये सब एक चालबाजी रहती है। दूसरी बात, ये तय हो गया था उस समय कि अब ये चुनाव नहीं होगा, क्योंकि सरकार इस बात को लेकर दृढ़ संकल्पित थी कि नहीं, हम आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराएंगे, होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप 27% 50% से ज्यादा आरक्षण दे नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में चुनाव होना असंभव था। ये अभी कल परसों भी एक किसी चैनल पे ये बहस हो रही थी, उसमें मैंने ये कहा था कि आप ये तय मान के चलिए कि चुनाव तो नहीं होंगे। लेकिन इससे नुकसान ये हो रहा है, आम जनता का नुकसान हो रहा है, उन लोगों का नुकसान हो रहा है जो लंबे अरसे से इस बात का रास्ता देख रहे थे, चाहे वो जनरल वाले हों, चाहे ओबीसी वाले हों, चाहे एससी एसटी, कोई भी प्रत्याशी हो जो इस तरह के रास्ते देख रहा था कि चुनाव होगा। आप देखिए कि नगरीय निकायों के चुनाव नहीं हुए हैं, करीब 21 महीना हो गया है। 21 महीने में आप देखिए कि विकास कार्य ठप पड़े। पूरी नगरीय निकायों में नौकरशाही का राज है, वो अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है। नौकरशाही के पास कोई आदमी जाता भी है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। अगर आप नगरीय निकायों के चुनाव करवाते, पार्षद होता, महापौर होता, तो व्यक्ति उससे मिल सकता है, वो सहज सुलभ होते हैं, क्योंकि वो जनता के बीच के लोग रहते हैं। तो ये चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं? दूसरी बात, ये कोरोना का और जो ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं, तो ओमिक्रॉन तो अभी आपके नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे कि जनता की जान ज्यादा जरूरी है, वहीं वीडी शर्मा कह रहे थे कि ओबी के आरक्षण के बिना हम चुनाव नहीं करवाएंगे। तो ये आपस में दोनों के बातों में विरोधाभास है। वो कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन के कारण हम चुनाव नहीं करवा रहे क्योंकि जान ज्यादा जरूरी है, इधर वीडी शर्मा जी कह रहे हैं कि हम ओबीसी के आरक्षण के बिना। तो ये तो एक छुपाने वाली बात है। ओमिक्रॉन का जो बहाना है, दुनिया भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी हमारे जबलपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें हजारों लोग उपस्थित हुए। आपके उत्तर प्रदेश में रैलियां चल रही। तो ये तो सब एक छुपाने वाली बात है, ओमिक्रॉन का बहाना। ये तय मानिए कि आप चुनाव नहीं होगा, चुनाव नहीं होंगे। लेकिन बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो पंकज जी से, ये बात मैं समझ लेता हूँ। पंकज जी, ये जो बातें कही जा रही है, ठीक है, अब 27% आरक्षण को लेकर आप भी चिंतित है और कांग्रेस भी चिंतित है। मसला कोर्ट तक जा पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट, और अब तो चीजें बदल गई है लगभग ये। लेकिन जो लोग अपनी तैयारियां कर लिए थे, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कोई सरपंच बन जाएगा, कोई जनपद अध्यक्ष बनेगा, पंच बनेगा, जो भी होगा, ये सब किस दिशा में जाएगा? क्या ये एक चिंता बढ़ाएगा बीजेपी की? देखिए, बीजेपी की चिंता का विषय मनोज जी इसलिए नहीं है
कि यदि कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं करती, कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के गवली के 27% आरक्षण का जिक्र नहीं करती, तो आज तो मध्य का है हाई कोर्ट ने कोई सेल्फ कॉग्निजेंस लिया क्या, स्वतः संज्ञान कि नहीं मध्य प्रदेश में गलत हो रहा है, प्रक्रिया जारी थी। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने कमलनाथ जी के बोलने पर पहले याचिका जबलपुर में लगाई, ग्वालियर में लगाई, इंदौर में लगाई, फिर एक जाई केस जबलपुर में हुआ। हाई कोर्ट ने कांग्रेस की सारी दलीलों को इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने गवली केस का जिक्र करते हैं, किसने जिक्र किया? सपना आ रहा था सुप्रीम कोर्ट को। कांग्रेस पार्टी ने उन तमाम सब वर्गों का जो इस ग्राम पंचायतों के माध्यम से पब्लिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं उनका अहित किया इस चुनाव की प्रक्रिया को बाधित करके। दूसरा हित ओबीसी वर्ग का किया कि जो प्रक्रिया 27% आरक्षण के साथ प्रारंभ थी उसको शून्य पर लेकर आ गए। और मजे की बात देखिए मनोज जी कि सरकार ने अपना अध्यादेश वापस ले लिया, पर कमलनाथ जी के बोलने पर कांग्रेस पार्टी के जिन मित्रों नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है वो आज भी वापस लेने को तैयार नहीं है। इन्होंने जब गवली केस का जिक्र किया था तो क्या ये अनजान थे कि महाराष्ट्र गवली केस क्या है? ये योजनाबद्ध रूप से षड्यंत्र किया कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी के बोलने पर। सीके सैयद जाफर कौन है? कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष, कमलनाथ जी के विश्वस्त आदमी, कमलनाथ जी के मीडिया सलाहकार विवेक तनखा जी कौन? लेकिन अब इसमें पंकज जी ये क्या होगा? 3 तारीख को जिसमें सुनवाई होना है सुप्रीम कोर्ट में, एक रिव्यू पिटीशन आप लोग की तरफ से भी लगाई है, तो क्या अब इस पर सरकार आगे बढ़ेगी या फिर इसके बाद जैसे यदि चुनाव निरस्त हो जाते हैं तो वो अपनी जो रिव्यू पिटीशन है उसको वापस ले लेगी? नहीं देखिए मनोज जी, दोनों पक्ष अलग है। चुनाव की प्रक्रिया एक अलग विषय है और चुनाव में आरक्षण एक अलग विषय है। जी, और जी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर अपनी बात रखी है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के अपने विमर्श हैं और जो उद्धरण कांग्रेस पार्टी ने गवली केस का दिया महाराष्ट्र का 27% आरक्षण का, वो सबके सामने। तो दोनों अलग अलग पक्ष हैं। पहला प्रयास भारतीय जनता पार्टी सरकार का था, जैसा संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में विधानसभा ने पारित किया था कि 27% आरक्षण के बगैर, ओबीसी वर्ग को आरक्षण के बगैर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव न संपन्न हो। तो सरकार उस दिशा में सशक्तता के साथ आगे बढ़ी है और जिस प्रकार की वैधानिक प्रक्रिया सरकार ने अपनाई, मुझे लगता है कि जैसी सरकार की माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी की अभिलाषा है, जैसी भारतीय जनता पार्टी की आशा है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलकर चुनाव संपन्न हो, हम उस प्रक्रिया में आगे बढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के विषय में जो अलग बिंदु, वहां पर सरकार ने विधि विशेषज्ञों से राय ली है, पुनर्विचार याचिका दायर करी है, अर्जेंट हियरिंग की बात करी सुप्रीम कोर्ट से। तो मुझे लगता है कि दोनों मोर्चों पर सरकार बहुत सशक्तता के साथ आगे चलेगी। 27% ओबीसी वर्ग को आरक्षण सुनिश्चित हो और आज की प्रक्रिया से जो कैबिनेट का फैसला है, जो विधानसभा के संकल्प को और पुष्ट करता है कि जब तक 27% ओबीसी का आरक्षण नहीं तब तक चुनाव नहीं। दूसरा, चेतन भट्ट जी एक बात कर रहे थे, नरोत्तम मिश्रा जी ने ये कहा कि मैं ओमिक्रॉन को लेकर जो कहा उस पर व्यक्तिगत तौर पर आज भी सहमत हूं कि अभी जिस प्रकार के ओमिक्रॉन की संभावित संक्रमण है तो चुनाव उस आधार पर भी नहीं होना चाहिए। पर वही नरोत्तम मिश्रा जी ने आज कहा कि हमारा बड़ा संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिलाषा है, भारतीय जनता पार्टी की आशा है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले, तो कोई विरोधाभास नहीं है। जो आदरणीय नरोत्तम जी ने कहा वही आदरणीय वीडी शर्मा जी ने भी कहा। चलिए वही बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। पहले उन्होंने जरूर कहा था, आज उन्होंने पुनः अपनी बात दोहराई और उसको इसी तरह कहा है। जीपी धनोपिया जी, जैसा आप भी कह रहे हैं, पहले इस पर आप लोग ने सवाल उठाए, बाद में हमने देखा कि विधानसभा में आप एक साथ खड़े नजर आए। अब जब चुनाव निरस्त होने की तरफ दिखाई दे रहा है, जैसा लग रहा है, आपने भी कहा कि अब तो हर हाल में चुनाव कैंसिल होंगे, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता और राज्य निर्वाचन आयोग को ये करना ही होगा, तो अब कांग्रेस क्या करेगी? मनोज जी, मैं तो पहले माफी के साथ कहना चाहता हूँ, आप बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये पूरा टाइम दे देते हो। हम लोगों को भी जोड़ तो सर आपको पूरा सारा उनका आप पूरा नहीं आप बोलिए सर। आप सारी बहुत झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का कोई काम नहीं करती, सारा झूठ बोल रहा है। एक जगह बता दें ओबीसी का नाम, एक जगह बता दें कि आपने गवली वाला नाम लिया हो कहीं पर भी। लिया गवली केस का नाम लिया। पंकज सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए, बोलिए। झूठी पार्टी के लोग झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते हैं, बहुत झूठे लोग हैं ये लोग। अध्यादेश वापस करना था तो आज 4 दिन पहले क्यों नहीं किया? 4 दिन तक क्या करते रहे? क्योंकि मजबूरी हो गई, पर इस तरह की बात करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बातों को आप लोग प्रचारित करते हो। कहीं बताइए, एक पिटीशन बताइए, एक बताइए कहाँ है ओबीसी की, एक बताइए कहाँ है कांग्रेस पार्टी के नाम की? क्या झूठ बोलते हो आप लोग? झूठ बोलते हो। पीड़ा समझ सकता हूँ पंकज जी, क्या समझ सकता हूँ? पंकज जी ये झूठ बोलते हैं आप क्यों? ये जाफर कौन है? जाफर कौन है? कमलनाथ जी का कौन है जाफर? विवेक तनखा जी कौन है कमलनाथ जी के? कौन है जाफर? अरे जाफर कौन है ये बताइए। सुन लीजिए पंकज, सुन लीजिए पंकज, यहाँ बोलिए।
विवेक तनखा जी शिवराज सिंह चौहान केस लड़ा है, विवेक तनखा ने उत्तम मिश्रा केस लड़ा है। अरे तब तनखा जी राज्यसभा के सांसद थे कांग्रेस के क्या? तब तनखा जी कांग्रेस के सांसद थे क्या? अरे आज तनखा जी कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं। जाफर आपका उपाध्यक्ष है, आपका बॉस है धनोपिया जी। जाफर आपका बॉस है उस मीडिया विभाग का जहां आप प्रवक्ता है। अरे धनोपिया जी, जाफर आपका बॉस है, उपाध्यक्ष है जाफर। अरे धनोपिया जी सुन तो लीजिए, जाफर आपका बॉस है, उपाध्यक्ष है पंकज जी धनोपिया जी को एक बार सुन लीजिए। मैंने सुन लेता हूँ। जी धनोपिया जी बोलिए। पार्टी को मजबूरी में अध्यादेश वापस लेना पड़ा क्योंकि उसके गले गले में फंस गया, वरना अध्यादेश 4 दिन पहले वापस क्यों नहीं लिया? समझ सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही लोग उठ चुके थे। उमा भारती ने और बाकी सारे लोगों ने कहा था ओबीसी के बिना नहीं हो रहा है, ये नहीं होने देंगे। पीड़ा आज समझ सकते मजबूरी हैं। में उनको विड्रॉ करना पड़ा। आज से 4 दिन पहले संकल्प पारित हुआ, समझ सकते हैं आज तक राज्य निर्वाचन आयोग के पास नहीं पहुंचा मैं है। तकलीफ समझ आप सकता क्या हूं बात धनोपिया करते हो? जी। आज क्या समझ सकता हूं? आपकी तकलीफ समझ सकता हूं मैं। अरे मेरी कोई तकलीफ नहीं है, मैं आपने झूठ समझ बोलने सकता हूं की दर्द कोशिश आपका। की है। नहीं मैं दर्द समझ रहा हूं आपका, दर्द समझ रहा हूं जो कौन कि झूठ बोलता है? अरे बोलते रहिए। नहीं लेकिन धनोपिया जी दर्द समझ रहा हूं धनोपिया जी मेरा निवेदन है दर्द कि समझ रहा हूं। अब क्या कांग्रेस अब क्या, चलिए ठीक है, अब तो ये दिखाई दे रहा है चुनाव कैंसिल हो गए। ऐसा है यार, मेरे में तो सब पूछ लीजिए, तो 2014 वाली बात खत्म हो गई, तो 2019 की हो गई ना। दर्द समझ रहा हूं, दर्द समझ रहा हूं आपका। दर्द क्या समझ रहे हो? कानून की बात करो। समझ रहा हूं, दर्द समझ रहा हूं, दर्द समझ रहा हूं। 2014 खत्म हो गया ना। नहीं कोई बात। चलिए मैं ये बात चेतन भट्ट से भी समझ लेता हूँ। चेतन भट्ट साहब से समझ लेता हूँ। अच्छा धनोपिया जी बता दीजिए कि जाफर आपका बॉस है ना, उपाध्यक्ष आपके मीडिया विभाग का? पंकज जी जाफर बॉस है कि नहीं आपका? अरे धनोपिया जी, जाफर मीडिया विभाग का आपका उपाध्यक्ष है, आपका बॉस है कि नहीं? तनखा जी आपके सांसद हैं कि नहीं, बता दीजिए बस। संदीप पटेल कौन है? संदीप पटेल कौन है बताइए। अरे धनोपिया चलिए जी, मैं चेतन भट्ट साहब सर आप बहुत दोनों वरिष्ठ हैं सर। नहीं चेतन भट्ट जी, अब ये जो एक बड़ी बात कही है धनोपिया जी ने कि 2014 का जो अध्यादेश था उसको लेकर आई थी सरकार, अब वो हो गया निरस्त, जैसा उन्होंने ही कर दिया आज कैबिनेट में, और इसी के आधार पर प्रस्ताव वहां पर पहुंचा। अब वो कह रहे हैं कि 2019 के आधार पर चुनाव करा लीजिए, ये एक नई बात। पर सवाल यही है कि चुनाव तो अभी टल जाएंगे और मुझे नहीं लगता है कि लंबे टलेंगे ये चुनाव। क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, वो जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई थी वो रोटेशन के लिए गई थी कि आपको हर 5 साल में रोटेशन करना है, और चूंकि उस रोटेशन का वो पालन नहीं हुआ था, इसलिए कांग्रेस वाले जो भी याचिका करता है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर सुप्रीम ने फिर हाई कोर्ट में वापस कर दिया, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए। तो उनका जो टोटल वो कहना था कि आप रोटेशन की प्रक्रिया का क्यों पालन नहीं करें। पंचायत का जो अधिनियम है उसमें आपको हर 5 साल में रोटेशन की प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। उस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि भाई ठीक है, ये गलत बात है, आपको रोटेशन का पालन करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ओबीसी की आरक्षण की जो आप बात कर रहे हैं तो वो ज्यादा संभव है नहीं, तो आप इसलिए उसको अधिसूचित कर दीजिए कि वो जनरल सीट हो जाए। मुझे लगता है कि चुनाव के लिए अभी तो लंबा समय लगे, क्योंकि उसमें बहुत कानूनी पेच है, और उन तमाम चीजों को लेके भाजपा सरकार कोर्ट में जा रही, सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, रिव्यू पिटीशन भी लगाई है। रिव्यू पिटीशन के लिए उन्होंने तत्काल सुनवाई की बात की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा 3 तारीख के बाद अवकाश के बाद हम सुनेंगे। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट की निगाह में महत्वपूर्ण मामला नहीं लग रहा है कि उसको तत्काल सुनवाई कर ले, और चूंकि इतने उसमें कानूनी पेश है कि मुझे लगता है कि अभी जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, पंकज जी, धनोपिया जी और साथ ही चेतन भट्ट साहब। लेकिन मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लगभग जो स्थितियां बनी हैं, जिस तरह से आज मध्य प्रदेश की सरकार ने कैबिनेट में एक अध्यादेश को वापस ले लिया और फिर प्रस्ताव राज्यपाल के पास पहुंचा दिया। अब राज्यपाल के पास से चिट्ठी राज्य निर्वाचन आयोग को पहुंचेगी। राज्य निर्वाचन आयोग में विधि के जो जानकार है, सलाहकार है, उनके साथ एक बैठक चल रही। बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि अब क्या करना है। लेकिन मोटे तौर पर जो नज़र आ रहा है, जैसा कानूनविद, विधि के जानकार कह रहे हैं कि अब ये चुनाव निश्चित रूप से कैंसिल हो जाएंगे। चुनाव पर पूरी तरह अब बादल है, पर सवाल यही कि कहाँ चूक हो गई कि बाकी लोग चुनाव मैदान में उतर आए, वो भी सवाल उठा रहे। अब किसकी बात कौन माने ये अलग मुद्दा है, पर अभी ये कह सकते हैं कि पंचायत के चुनाव पर अब संकट दिखाई दे रहा है। पंचायत पर ब्रेक, इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहे बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।